जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अगले महीने तक जारी होगी एमका फाइटर्स के लिए आरएफपी। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी ओपन करेगा भारत प्राइवेट सेक्टर के लिए। डार्क फैक्ट्री का इस्तेमाल करके चाइना ने अपने J-20 के प्रोडक्शन को किया है डबल। रशिया ने टेस्ट करी अपनी सबसे पावरफुल मिसाइल। और पाकिस्तानी नेवी की सर्विस में कमीशन्ड हुई पहली चाइनीज सबमरीन। डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह की तरफ से कंफर्म किया गया कि भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए अगले महीने तक आरएफपी जारी की जा सकती है। और साथ में उनका ये भी कहना था कि एमका प्रोग्राम के लिए जिन 3 प्राइवेट सेक्टर लेड कंसोर्शिया को शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो उसमें से 2 में तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर्स शामिल हैं, और जबकि एक पूरी तरह से प्राइवेट है, जिनमें शामिल है L&T जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज की पार्टनरशिप के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। दूसरा है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से इसमें बिड कर रही है। और जो तीसरी है वो है भारत फोर्ज, जिसने BEML और डेटा पैटर्न्स के साथ टाई अप किया है। लेकिन द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से कहा गया कि इस प्रोग्राम के लिए जो फाइनल सिलेक्शन है तो इसे किसी क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिस्टम के बजाय L1 बेसिस पर ही किए जाने की उम्मीद है। कहने का मतलब यह है कि एक रिक्वायर्ड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के पूरा होने के बाद जो इस प्रोग्राम का विनर है वो लोवेस्ट प्राइस के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। बाकी इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से भी कंफर्म किया गया कि एमका प्रोग्राम के बाद अब भारत सरकार बैलिस्टिक मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन करने पर विचार कर रही है। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि फिलहाल अभी तक डिफेंस PSUs तक ही रिस्ट्रिक्ट था। भारत के लिए जो चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है तो वो इस सप्ताह भारत पहुंच जाएगा। और जबकि इसके साथ ही रशिया के विदेश मंत्री जो कि ब्रिक्स समिट के लिए भारत की विजिट पर आ रहे हैं, तो वे समिट के साइडलाइंस भारतीय प्रधानमंत्री और अपने भारतीय काउंटर पार्ट यानी कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करेंगे। और बाकी जैसे कि पहले रिपोर्ट्स आई थी कि जो चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भारत पाकिस्तान के साथ लगे फ्रंट पर ही तैनात करेगा। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि कल शाम को करीब 4 बजे LOC के साथ पुंछ के कृष्ण घाटी सेक्टर में भारतीय सेना के ट्रूप्स ने एक सस्पिशियस मूवमेंट को डिटेक्ट किया था। और फिर इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी आतंकी की घुसपैठ की कोशिश को इसमें नाकाम किया गया है। और इसी ऑपरेशन के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकी को होरिफाइड भी किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नए नौसेना प्रमुख के नाम के अनाउंसमेंट के बाद अब आने वाले महीने में CBI प्रमुख, आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख और ED के प्रमुख, तो इन महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स की भी घोषणा की जा सकती है। बाकी इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तानी बॉट अकाउंट्स हैं तो वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि LOC के साथ कृष्ण घाटी सेक्टर में भारतीय सेना और पाकिस्तानी आर्मी के बीच फायरिंग हुई है। और दावा किया जा रहा है कि उस फायरिंग में भारतीय सोल्जर की कैजुअलिटी हुई है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि ये सारे दावे फर्जी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि इस कृष्ण घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकी ने घुसपैठ करने का प्रयास किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने उसको होरिफाइड किया है। रशिया ने अपनी बेहद ही पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि जो सरमत है वो दुनिया का सबसे पावरफुल मिसाइल सिस्टम है, जिसे किसी भी तरह के मिसाइल डिफेंस को पेनिट्रेट करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और साथ में इसी वर्ष के अंत तक ये जो मिसाइल है इसके ऑपरेशनल होने की भी उम्मीद है। और रशिया इस तरह के एडवांस वेपन्स को विकसित करना लगातार जारी रखेगा। और ये मिसाइल कितनी पावरफुल हो सकती है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने किसी भी वेस्टर्न काउंटर पार्ट की तुलना में इसका जो पेलोड यील्ड है वो 4 गुना ज़्यादा है। इसकी फायरिंग रेंज 18,000 किलोमीटर प्लस है। MIRV टेक्नोलॉजी के साथ ये आती है और ये अलग अलग टाइप्स के 16 वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। और इसकी मदद से रशिया भी दुनिया के किसी भी कोने पर स्ट्राइक कर सकता है। और रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक ये जो मिसाइल है रशिया के एवेंगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ भी कंपैटिबल है, जो कि बेहद ही हाई स्पीड में अनप्रिडिक्टेबल मनूवर्स करने में सक्षम है। और नेटो ने इसको नाम दिया है सेटन 2। बाकी रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक अगर इसको स्टैंडर्ड तरीके से लॉन्च किया जाए तब तो इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर्स तक है, लेकिन सब ऑर्बिटल और FOBS ट्रेजेक्ट्रीज के माध्यम से ये जो मिसाइल है 35,000 किलोमीटर्स तक भी ट्रैवल कर सकती है। हालांकि रशिया के इस दावे पर अक्सर डिबेट रहती है कि क्या ये कैपेबिलिटी रशिया के पास फुली ऑपरेशनल हो गई है या नहीं, और आज के समय में कितनी प्रैक्टिकल है, और विशेष रूप से तब जब आज के समय में जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं। भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड ने सफलतापूर्वक हैवी ड्रॉप ट्रायल्स को कंडक्ट किया है, और जिसमें एडवांस्ड एरियल डिलीवरी कैपेबिलिटी और कॉम्बैट लॉजिस्टिक्स प्रिपेयर्डनेस को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। और ये जो ट्रायल्स हैं इन्हें ADRD और इसरो की टीम्स के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत के वेदा एरोनॉटिक्स द्वारा बनाया गया जो सूर्य शास्त्र स्मार्ट अनमैन्ड म्यूनिशन सिस्टम है
तो इसकी पहली यूनिट अप्रैल 2026 में भारतीय वायुसेना को डिलीवर की गई है। ये एक जेट पावर्ड कामिकाजे ड्रोन है जो कि 500 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है और ये एयरफील्ड्स, ग्राउंड पर पार्क्ड एयरक्राफ्ट, रडार सिस्टम्स, कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, तो इस तरह के महत्वपूर्ण टारगेट्स को प्रिसाइसली डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। ये अपने साथ करीब 30 से 40 किलोग्राम तक के हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड को कैरी कर सकता है और ये 350 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्रूज करने में भी सक्षम है। और स्ट्राइक मिशंस के अलावा इसे इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिशियल विजिट के हिस्से के तौर पर चीन पहुंच चुके हैं। बाकी इसी बीच साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली है जिसमें यह बताया गया कि कैसे जो चीन है उसने अपने J-20 फाइटर्स के प्रोडक्शन को एक फुली ऑटोमेटेड डार्क फैक्ट्री का इस्तेमाल करके बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाया है। एक फुली ऑटोमेटेड डार्क फैक्ट्री का मतलब है कि यहाँ पे इंसानों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बेहद ही कम है और जो अधिकतर काम है वो AI ड्रिवन मशीन्स, रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस व्हीकल्स कर रहे हैं। और चूंकि यहाँ पे इंसान बेहद ही कम है तो इसी वजह से नियर डार्कनेस में भी ये जो फैक्ट्री है ऑलमोस्ट 24/7 काम कर सकती है। और इस वजह से चाइना के जो प्रमुख फाइटर जेट कॉम्पोनेंट्स हैं उनके जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो रखी है। और इन फैसिलिटीज़ में J-20 जैसे फाइटर्स के लिए स्ट्रक्चरल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। खैर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो वर्तमान समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। और अब AI और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके चाइना अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को जिस तरह से बढ़ा रहा है वो निश्चित रूप से उसकी क्षमता को बढ़ावा देगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पाकिस्तानी नेवी की सर्विस में चीन द्वारा बनाई गई हैंगर क्लास की पहली सबमरीन को औपचारिक रूप से इंडक्ट किया जा चुका है और इस सबमरीन का नाम है PNS हैंगर। और इस तरह के टोटल 8 सबमरीन्स 2028 तक पाकिस्तान को डिलीवर की जाएंगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत 4 सबमरीन्स चीन में बन रही हैं और बाकी की 4 कराची में। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि नासिक में स्थित भारतीय वायुसेना के बेस रिपेयर डिपो ने भारतीय नौसेना के MiG-29 के फाइटर्स की इजेक्शन सीट की एक स्वदेशी ओवरहॉलिंग करके एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को अचीव किया है। वरना अभी तक MiG-29 के फाइटर्स की इजेक्शन सीट का जो ओवरहॉलिंग का कार्य है वो पहले रशिया द्वारा किया जा रहा था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय वायुसेना के बेस रिपेयर डिपो ने ये ओवरहॉलिंग करी है और जो कि भारतीय नौसेना को हैंडओवर भी कर दिया गया है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2009 में 11 असम राइफल्स के हवलदार थंग जालेद कुकी और 45 असम राइफल्स के हवलदार कमल देव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हवलदार थंग जालेद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।